This call is now being recorded. This call is now taking notes. 3 बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी और तब प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो निधे कर्तव्य मार्ग पर हट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और हम उनका भी स्वागत करते हैं जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। संस्थान का और खेमकर सर का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समूचे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज के क्लास में पहले चर्चा कर चुके हैं BHB में, यानी बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हम लोगों ने चर्चा किया था चैप्टर 11 पर। हम लोग
बात कर रहे थे, हम लोगों ने ब्रेन का थोड़ा सा अध्ययन किया और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड पर। उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों पास, सबके पास किताबें हैं, जिनके पास हो वो आप रख सकते हैं। हम लोग एक अलग से पीडीएफ में अपनी बात रख रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ शेयर होगा, हो रहा ना सबका? आ रहा है, हो रहा है। हम लोगों ने नर्व रूट्स की बात किया था, हम लोगों ने प्लेक्सस की बात किया था, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। सर्वाइकल प्लेक्सस की बात हुई थी और ये प्लेक्सस की बात है। ये हम लोगों ने बताया था कि ये हमारे जो सर्वाइकल, देखिए प्लेक्सस, ये प्लेक्सस की बात हो रही थी, आगे हम लोग यहाँ बात करेंगे। ये प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस की बात है। तो ये प्लेक्सस को जब आप पढ़िएगा तो केवल आप इसको थोड़ा सा देखिएगा और ये देखिएगा कि कैसे C1 कहाँ से शुरू हो रहा है, ऑसिपिटल C1, C2, C3, C4, और ये हमारे प्लेक्सस हैं। इसके बाद ब्रेकियल प्लेक्सस जिसको हम लोग बोलते थे, वो भी उसमें भी सर्वाइकल का ही योगदान है। तो क्योंकि थोरेसिक का कोई प्लेक्सस नहीं होता, ये किसकी जगह पर प्रभावित होता है और कौन कौन सी हाथ के किस भाग को प्रभावित करता है, वो जब लिखा हुआ है। C5 है, C6 है, C7 है, C8 है, T1 है, ये सब हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के भाग हैं। और ये देखिए हाथ में ही अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, इन सब नर्व को प्रभावित कर रहे हैं। और कहाँ हाथों में कहीं दर्द हो रहा है तो मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, और आप छोटी उंगली की तरफ हो रही है तो अल्नर नर्व, और रेडियल आपको है अंगूठे की तरफ हो रहा तो रेडियल नर्व। तो ये हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग को अगर कौन से ट्रीटमेंट करना है, तो यानी हम लोग प्लेक्सस के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेक्सस माने जाल होता है, जाल माने कई नर्व वहां पर मिलती हैं और फिर वो नर्व रूट मिल करके और फिर आगे उसको किसी ऑर्गन को या किसी बॉडी के पार्ट को प्रभावित करती है, जो इसको बोलते हैं इनर्वेशन। तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं। ये देखिए C8, अब देखिए C8 वगैरह का जो होगा ये लास्ट में हम लोग C8 पे प्रभावित करेगा हाथों की तरफ जा करके। फिर हम लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सस का ही ये सब उन्होंने भाग बता दिए हैं कि कैसे कैसे कौन सा। देखिए जाल पूरा बिछा हुआ है, तो इसलिए ये मालूम करना मुश्किल काम है कि इस प्लेक्सस में कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स या हमारी बॉडी के पार्ट प्रभावित होते हैं। लंबर और सेक्टर प्लेक्सस में आप देखिए ये कहाँ कहाँ जा रही है, ये सब उसके हैं S1, S2, S3, क्योंकि ब्रेकियल थोरेसिक प्लेक्सस नहीं बनाती है तो फिर सैक्रल, लंबो सैक्रल बनाते हैं। तो इस तरह लंबर और सैक्रल, लंबो सैक्रल प्लेक्सस कहलाते हैं। और ये पैरों के किस भाग में करते हैं, टिबियल नर्व, नीचे के सिफेनस नर्व, ये नर्व के सूरल नर्व, ये नर्व के भाग हैं, किस भाग में प्रभावित हो रहा है ये, तो हमको यहाँ से मालूम पड़ता है कि ये कौन सी हमारी नर्व है जो हमको प्रभावित कर रही है और ये किस नर्व कहाँ से, ये लंबर से निकली हुई है और या सैक्रल से निकली हुई है। अब ये सब उसमें किताबों में है। ये किताब हमारी जो है एक संस्थान की किताब है, ये स्पाइनल एंड क्लिनिकल कंडीशंस वॉल्यूम 1, इसकी बात है। डर्मेट्रॉम का अर्थ ये है कि डर्मिस माने होता है, हम लोग जानते हैं त्वचा, यानी त्वचा के किस भाग से सूचनाएं आकर के बताती हैं और किस सूचनाएं जाती हैं, उनका ये उदाहरण दिया हुआ डर्मिस के किस में। तो ये हमारे पास है। डर्माटोम्स यानी पोस्टीरियर कैसे हम लोगों का प्रभावित होता है, ये सब पूरा देखिए, पूरा लिखा हुआ है। ये L5 में ये भाग पैर का, और फुट में कोई बात होता है L5 जहां अंगूठे की तरफ होता है, और S1 प्रभावित हो रहा है अगर आपका एड़ी पर होता है, S1 प्रभावित हो रहा है। तो ये इस तरह हम लोग जान सकते हैं
चित्र में ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। ये हमारी किताबें जो B1 में है उसमें भी दिया हुआ है, और ये हमारी जो चरक 3 है उसमें भी दिया हुआ है, वहां से हम लोग जान सकते हैं। डर्मेटोम, सर्वाइकल एंड लंबोसेक्रल डर्मेटोम्स एंड मायोटोम्स, मायोटोम्स मसल्स को प्रभावित करने वाला कौन कौन से है? तो ये पूरा उसमें दिया हो कि कौन से लेवल का है, और ये एक सेकंड, यानी स्पाइनल लेवल पर कौन कौन सा आपका फ्लेक्सर्स है, एल्बो फ्लेक्सर्स है, फिंगर का है, एंकल है, प्लांटर है। मायोटोम्स रिलेशन विद डिफरेंट सोर्सेज, तो ये जो हमारे ये है, ये मायोटोम्स का मतलब मसल्स में कैसे प्रभावित होती है, ये देखिएगा, रिलेशन विद डिफरेंट सोर्सेज। तो इसमें हमारे एक पास है ग्रेज एनाटॉमी फॉर स्टूडेंट्स, ये बेस्ट मानी गई है। तो यानी C5 में जीबी एब्डक्शन, मतलब एब्डक्शन की बात हो रही है, एब्डक्शन की, एल्बो फ्लेक्शन की बात हो रही है। तो इन सब से ये किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी किताब है। ये समराइज की गई बहुत चीजें। L3 पे नी एक्सटेंशन पर है, नी फ्लेक्शन पर L5 का प्रभावित है। ये प्रभावित एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये किताब उस संदर्भ में हमको होगी कि हम समझ सकते हैं कि कौन, अगर हमको मोड़ने में परेशानी हो रही है या हम फैलाने में परेशानी हो रही है, तो हमको किस नर्व पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर सिंपैथिक डिवीजन, ये पहले ऑलरेडी हुआ किताब में, BHB किताब में भी दिया हुआ है। यही सब प्लेक्सेस है जो उसके बगल में प्लेक्सेस एरिया का दिखाया गया है कि वहां से नर्व रूट आती है, मिलती हैं, और मिलने के बाद फिर वो हार्ट या जहां भी किसी ऑर्गन को प्रभावित करती हैं। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हम लोग ये माने कि अगर हम सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सर्वाइकल में प्रॉब्लम की वजह से आंख भी, पूरे चेहरा, आई, इन सब पूरे में एरिया में प्रभावित हुआ जा सकता है, और सब अन्य के साथ जो हम लोग जानते हैं ये स्टडी करने। धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। ये पैरासिम्पैथिक डिवीजन है, ये भी हमारे किताब में, BHB किताब में भी है, और ये अलग से उसमें भी दिया हुआ है चरक 3 में। ये स्पाइनल कॉर्ड एनलार्जमेंट की बात हो रही है, ये हम लोग पर चर्चा पहले कर चुके हैं। एनाटॉमी पूरा बताया हुआ है ऐसे। ये डिस्क की बात है, देखिए डिस्क भी थोड़ा समझ लीजिए नीचे। ये जो डिस्क है इस तरह की होती है, और उसके सेंटर में क्या होता है, सेंटर में देखिए न्यूक्लियस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस पल्पोसस। तो ये न्यूक्लियस पल्पोसस, ये जो है ये जेलीनुमा पदार्थ आप समझ सकते हैं। और ये बाहर जो लिखा हुआ है एनुलस फाइब्रोसस, दो से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कौन है, ये डिस्क कहलाती है। तो न्यूक्लियस पल्पोसस सेंटर में होता है, तो बाहर की तरफ जो एरिया है वो एनुलस फाइब्रोसस है। अब इसी को हम, यही जो है देखिए, ये बिल्कुल वर्टिब्रल बॉडी है, और ऊपर से हमारी नर्व इसी जो छेद है उसी छेद में आती है। और ये पीछे का जो एरिया है सुपीरियर आर्टिकुलर, ये आर्टिकुलर माने वहां से अटैचमेंट टाइप के होते हैं, और उनसे कोई चीज आकर के जुड़ेगी, ऊपर वाली जुड़ेगी, साइड वाली जुड़ेगी, ये सब आकर के, क्योंकि वहीं पर हमारे देखिए 12 रिब्स होती हैं और 12 थोरेसिक। तो यही थोरेसिक जो है आकर के, और उन्हीं जो रिब्स हैं वो थोरेसिक में आकर ज्वाइंट होती हैं। अब ये देखिए एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसस, आगे चलकर हम इसी में दिखाएंगे सर्वाइकल डिस्क में कैसे। डिस्क देखिए, ये देखिए न्यूक्लियस पल्पोसस लिखा है ना, न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलस फाइब्रोसिस। तो ये अंदर है, जो नीला नीला बिल्कुल गहरा नीला दिखा रहा है, ये अंदर का है। ये डिस्क भाग है जो बीच, दोनों के बीच में डिस्क है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो यही जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, यही मान लीजिए अपने एरिया को क्रॉस करके किसी कारणों से ये जा करके और बाहर इस एनुलस फाइब्रोसिस को प्रभावित करता है, यानी तोड़ता है, ब्रेक करता है। तो हमको बाद में क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्क, एक्यूट डिस्क या डिस्क की समस्या। तो डिस्क की समस्या ये वाली समस्या है। यही सर डिस्क ब्लज यही होता है जो है ना, यही डिस्क है। अब इसके देखिए अभी बहुत बाहर निकलता है जो है तो नर्व को दबाता है।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही। बल्जिंग डिस्क होता है ना वो, हाँ जी बोलिए। बल्जिंग डिस्क कहते हैं ना उसे। हाँ अभी अभी दिखा रहे हैं, इसी इसी का दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया आपको। इसी किताब में ही है, आपको डिस्क हार्निएशन कैटेगरी ये बात बताई गई है इसमें। ओ इसको थोड़ा करवा दूं। डिस्क herniation is a is the parent category which has several children underneath it। कई पेरेंट है और चिल्ड्रन क्या है। डिस्क बल्जिंग, extension of the disc margin beyond the margins of the adjacent vertebral end plate। जो अगर कोई अपनी मार्जिन है उसकी, उसके बाहर निकल जाती है तो डिस्क बल्जिंग कहती है। फिर दूसरा कंडीशन है डिस्क प्रोट्रूजन। ये कह रही है कि स्मॉल हर्निएशन Shick is not typically reobserved by the body and does poorly with disconnective and conservative treatment. Usually has a broad base compared to the degree of। पहले अब डिस्क बल्जिंग से थोड़ा सा और बढ़ी जाएगी। फिर तीसरी कंडीशन है डिस्क एक्सट्रूजन, ये और आगे बढ़ गई। ठीक है, अब इसको उसमें दिखा रहे हैं। फिर लास्ट में है डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन, ये बढ़ करके और ब्रेक हो जाती है एक पार्ट में, तो टुकड़ा हो जाता है। अब इसी को देखिएगा, देखिए डिस्क बल्जिंग पहले देखिए, अंदर वाला जो अंदर क्या था, न्यूक्लियस पल्पोसस, और बाहर वाला जो पीला पीला दिखाई जा रहा है वो हमारा है एनुलस फाइब्रोसस। तो ये डिस्क बल्ज करके, यानी डिस्क वहां से वो जो लिक्विड है या तरल जो भी है वो निकल करके बाहर और बाहर की तरफ फैला, लेकिन अभी अपनी सीमा को क्रॉस नहीं किया उसने, अभी सीमा के अंदर ही है, लेकिन डिस्क बल्जिंग इसको कहते हैं कि डिस्क बल्ज कर गई है। दूसरा कंडीशन देखिए डिस्क प्रोट्रूजन। देखिए प्रोट्रूजन में क्या है, ये थोड़ा सा जो आपका फाइब्रोसिस है, मतलब बाहर का जो फाइब्रोसिस वाला था ना एनुलर, हाँ वो थोड़ा सा उसका डिशेप हो गया है। देखिए डिशेप हुआ और इसने उसको प्रभावित किया और डिशेप कर दिया। तो दिस इज सेकेंड कंडीशन, यानी फर्स्ट इज डिस्क बल्जिंग, सेकेंड इज डिस्क प्रोट्रूजन। थर्ड कंडीशन देखिए डिस्क एक्सट्रूजन। अब इसमें और खराब स्थिति हो गई। इसमें क्या हुआ कि जो अंदर का एनुलस फाइब्रोसिस है, वो जो एनुलस पल्पोसस है, उसने जो है बाहर वाले फाइब्रोसिस को कवर कर लिया, बाहर निकल गया। अब जहां भी जाएगा इसके बगल में कोई चीज होगी उसको दबाएगा, नर्व दबाएगी, बॉडी के पार्ट कोई होगा दबाएगा, तो ये अल्टीमेटली उसको दबा रहा है। तो दबाने से आपको दर्द हो, सब वहां भी दर्द होगा क्योंकि वो भी बढ़ा हुआ है। अंत में चौथी कंडीशन है डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। यहाँ वो लास्ट वाला पॉइंट टूट भी गया, और ये टूट करके क्या कर रहा है, ये वर्चुअली टूट करके अब ये टूटा, अब नेचुरली कहीं रख, जहां कहीं होगा, जहां भी कहीं होगा तो ये टूटा तो कहीं प्रभावित होगा ना, ये कहीं रहेगा, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो डिस्क बल्जिंग इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज डिस्क प्रोट्रूजन, जहां लिखा हो एक्सरे में आता है। तीसरा है डिस्क एक्सट्रूजन और चौथा है डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। ये डिस्क में सामान्य रूप से आपको बता दिया है। ठीक है, ये वही हमारे पास उसका है, पहले से दिया हुआ है, किताबों में दिया हुआ है, ये हैंडबुक में भी दिया हुआ है। और आपको ये 3 सेगमेंट ऑफ स्पाइन के वो हम लोग बताए थे कि कोसिक्स और S5 और S4 इस पे हम करेंगे। तो ये हमारे 0 स्पाइरल ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हम फिंगर नंबर 6 की बात करेंगे तो हम लोग फिंगर नंबर 6 की जब बात करेंगे स्पाइन में, तो वहां 10 स्पाइरल मेरिडियन का यूज करेंगे। और किस इनर्वेशन एरिया क्या, ग्रॉइन और लेग्स, इनमें ये प्रभावित होता है। फिर वन में है S1 S2 S3, तो ये यूबी गोनैड्स ग्रॉइन लेग्स को करता है, फर्स्ट स्पाइरल यूज करेंगे। इस तरह करते करते ये पहले बना हुआ है। और अंत में देखिएगा D6 और C5 और C4, ये जो हमारा है D8 होगा, D8 ये, हाँ D8 होगा, D3 4 5 6 7 8, D1 D2 और D3। हाँ, तो ये हमारा जो है लास्ट वाला देखिएगा 9th स्पाइरल में हमारा, हाँ C1 C2 C3 और फिर C4 C5 और फिर
डी से शुरू हो जाता है, और नहीं ये सी होना चाहिए, C4 C5 C6 C7 ऊपर, ये C4 होना C6 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको C6 समझ लीजिए, इस किताब में जो गलत लिखा होगा C4 C5 C6। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर ट्रीटमेंट किया जाए स्पाइरल में फिंगर नंबर 6 में, तो 7 8 9 हम लोग बोलते हैं किस पर, हम लोग बोलते हैं कि सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करना हो तो 7 8 9 में करते हैं। अगर लीवर का ट्रीटमेंट करना हो तो 5th स्पाइरल में करते हैं। अगर लंग्स का करना हो तो 6th स्पाइरल में करते हैं। किडनी करना हो तो 3rd स्पाइरल में करते हैं। और नीचे वाले और एरिया में लोअर एब्डोमेन वगैरह में करते हैं, बैक और लेग्स में तो 2nd स्पाइरल में। ये हम लोग इसके आधार पर, यही चार्ट है जो हमको बताता है कि कहाँ कहाँ करना है। अब ये देखिए, ये हम लोग पढ़े होंगे एनसीएच पे हम लोगों ने पढ़ा है। तो एनसीएच हम लोगों ने नीचे शुरू होता, देखिएगा समझिएगा, ऊपर सर्वाइकल है ना, याद करिए C1 C2 ऊपर है और नीचे क्या है, लास्ट में कोसिक्स है। तो नीचे से शुरू करिए। तो नीचे के जो वर्टिब्री हैं वो बड़ी वर्टिब्री हैं, इसलिए आप उनको एक सिंगल में यूज करिए। और नीचे वाले क्या होगा, इन होगा। तो इनको हम लोग राइट पैर मानते हैं, याद करिए, सही है। इनको हम लोग राइट पैर मानते हैं, इसको सामान्य मानते हैं आयुर्वेदिक भाषा में। तो ये सामान्य की दशा है और लेफ्ट वाली है विशेष की दशा है। तो पहले नीचे से शुरू करिए। तो आप सिंगल S5 और कोसिक्स को 1 मानिए 0, फिर उसके बाद S4 को 1, फिर S3 को 2, फिर S2 को 3, फिर S1 को 4। यहां तक हमारे पास S1 से लेकर के और S5 तक, यानी 0 से लेकर 4 तक जो है हमारा ये कौन सैक्रल लेवल खत्म हो गया। अब इनको एनसीएच में यूज करना है। तो एनसीएच माने पर राइट में आएगा, याद करिए। एनसीएच हमारा चूंकि नीचे का एरिया है इसलिए वो यांग इन में आएगा, और इन माने सामान्य, तो सामान्य में राइट में आएगा। तो राइट में जब हमको यूज करना होगा तो आप उन्हीं नंबर पे कर दीजिए। 0 माने हमारा पैर होगा ना, 0 माने बड़ा बिग टो होगा ना, तो 0 माने बिग टो, तो बिग टो में कर लीजिए। 1 माने कौन सा उंगली होगी, जो ऐसे जो उसके बगल में होगी, स्मॉल वाली, हाँ बगल वाली, जिसको 4 नंबर हम कह सकते हैं। हम लोग अपने अगर टो में बोले तो टो, अगर आयुर्वेदिक भाषा में बोले तो हम लोग 4 कहेंगे उसको। फिर हम लोग देखिए 2 कहाँ पर है, 2 हमारा S3 में है। तो 2 हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, याद करिए, लेफ्ट का जो है सर हो जाएगा ना, स्मॉल फिंगर। हाँ बस वही करना, यहाँ पर तुरंत आ जाएगा। लेफ्ट का 2 नंबर हमारे पास लेफ्ट में यहाँ पर है, तो यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा। फिर हमारे पास 3 नंबर कहाँ जाएगा, वो भी लेफ्ट में आ जाएगा। तो 3 नंबर लेफ्ट में कहाँ पर आए, जो 3 नंबर की उंगली, यही जो उंगलियां हैं, इन्हीं उंगलियों के आधार पर पैरों की उंगलियां, 3 नंबर हमारा आ जाएगा लेफ्ट में। फिर आपका 4 नंबर कहाँ आ जाएगा, 4 नंबर राइट में आ गया। तो इस तरह करके हम लोगों ने सैक्रल कर लिया। फिर हम लोग लंबर की तरफ आए तो L5 L1 से लेकर के L5, तो L5 को हम लोगों ने 5 टो एनसीएच में रखा। अब L5 टो एनसीएच किधर आएगा, बोलिए, तो राइट में ही आएगा सर, जो है 5 नंबर फिर राइट में आएगा, फिर 6 लेफ्ट में आ जाएगा, 6 7 लेफ्ट में आ जाएगा, 8 राइट में आ जाएगा, और 9 हमारा लेफ्ट में आ जाएगा बिग टो में। तो ये जो नंबरिंग सिस्टम है हमारा 0 1 4 5 8, उसको मैं नहीं भूलना है। इन्हीं के आधार पर हम लोगों ने किसको कर दिया, एनसीएच में नीचे वाले का ट्रीटमेंट कर दिया। अब ऊपर वाले का जो है, इसके ऊपर हमारे पास आ गया कौन, हाथों पर ट्रीटमेंट। हाथों में ट्रीटमेंट दूसरी तरह करना है। जो नंबरिंग सिस्टम है उस नंबर सिस्टम को भूलना नहीं है। 9 नंबर अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट, राइट में आ रहा है जो नंबर आ रहा है तो 9 नंबर लेफ्ट में आएगा। तो थोरैसिक में सर ज्यादा जल्दी प्रॉब्लम होती नहीं जो है, तो हाथ में तो केवल थोरैसिक में तो ज्यादा प्रॉब्लम कभी जल्दी होती नहीं जो है। हाँ। तो सर्वाइकल का केवल हाथ में आएगा फिर, बिल्कुल, हाँ अधिकांशतः सर्वाइकल आता है। तो इस तरह हम ये एक चार्ट है एनसीएच के लिए। ये चार्ट पहले बना हुआ है लेकिन समझना हम लोगों को। फिर अब ये 30 डिवीजन वाला भी इस पहले उसी तरह आप कर सकते हैं जो हम लोग चार्ट में पहले से दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़े, थंब रूल हम लोग बाद में बताएंगे। ये सब उसके आपके तमाम जो है प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं उस किताब में। तो ये हम लोग
अब हम लोग यहाँ पर आ गए, इसको हम लोग शुरू कर, हम लोग ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब आपको आपने पढ़ा होगा कि ट्रैक्ट्स की बात है। ट्रैक्ट्स माने क्या है? हम लोगों ने बताया था कि जब भी ऊपर से कोई एक्सॉन उतरेगा, हम लोगों ने कहा था कि ब्रेन है, ब्रेन में ऊपर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को हम लोग ग्रे मैटर कह सकते हैं, नीचे व्हाइट मैटर है। क्यों? मेडुला में व्हाइट मैटर, मेडुला माने बीच में व्हाइट मैटर है। क्यों? क्योंकि वहां पर माइलिन शीट चढ़ी हुई है और एक्सॉन है। तो माइलिन शीट क्योंकि व्हाइट कलर की है, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। अब कोई भी नर्व जो है एक बहुत पतली तरह की बहुत पतली बारीक टाइप की होती तंतु। अब उन तंतुओं के कई समूह मिलेंगे तब वो कोई किसी को इनर्वेट करने जाएंगे। तो ये जो ऊपर से जब अब आना सर ऊपर है, उससे नीचे तो उतरना है। तो जब उतरेंगे एक्सॉन, एक्सॉन इंफॉर्मेशन लेके उतरते हैं। इन एक्सॉन का काम है इंफॉर्मेशन देना। तो वो व्हाइट मैटर के होते हैं और वो उतरते हैं कहां से? पीछे जो मेडुला है, मेडुला माने ऑर्गन, अब यहाँ बीच की बात नहीं कर रहे हैं। मेडुला माने ये जो ऑर्गन हमारा है नीचे वाला, उस जहां पोन्स, मिड ब्रेन के नीचे पोन्स और पोन्स के नीचे मेडुला और मेडुला के पीछे नीचे स्पाइन। ठीक, तो ये जो व्हाइट मैटर के बने होते हैं ये ट्रैक्ट कहलाते हैं। इनको समूह जो होता है, एक्सॉन के जो समूह होते हैं वो ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो ये एक्सॉन समूह नीचे उतरा, इसको व्हाइट मैटर के बने होते हैं। तो याद रखिएगा जब कभी प्रश्न आए कि ट्रैक्ट किसके बने होते हैं, तो हमेशा बोलना है कि व्हाइट मैटर के बने होते हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं। कैसे? एक सेंसरी, जो ट्रैक्ट स्किन और किसी मसल या जॉइंट्स में मौजूद रिसेप्टर से जन्म लेगी। हर जगह हमारे रिसेप्टर में द्वारपाल बैठे हुए हैं। तो स्किन मसल्स में कोई इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी माने सेंस वाली कोई इंफॉर्मेशन आई, तो यहीं से जो रिसेप्टर है वहीं से जन्म लेंगे ये हमारी नर्व, और जन्म लेकर के स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाएंगे। तो ब्रेन तक जाना तो इंफॉर्मेशन ब्रेन में है। सीपीयू कहाँ है? हमारे ब्रेन में है। वो इंफॉर्मेशन को गैदर करके और फिर एनालाइज करता है। तो ये सेंसरी जो है सेंस को लेकर जाते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, और स्पाइनल कॉर्ड में कहा? बैक साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं और ब्रेन तक बंडल के रूप पहुंचते हैं। बंडल माने कई समूह, बंडल के रूप पहुंचते हैं। तो इन्हीं का विवरण हम लोग पहले पढ़ना कि सेंसरी हमारे कौन से है। ये ट्रैक्ट माने जो नर्व, जो हमारा एक्सॉन का समूह जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन लेके कैसे जा रहा है। तो इसको एक पहला कहना है फेसिकुलस ग्रेसिलस। इसका नाम है FASCICULUS, फेसिकुलस ग्रेसिलस। देखिए 3-4 है ये। तो ये क्या है? ये कोसिजियल सैक्रल स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है। कहां से बना है? कोसिजियल वाले सबसे नीचे, सैक्रल और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना। अब देखिए कोसिक्स आ गया, सैक्रल आ गया, स्पाइनल नर्व से मिलकर, सैक्रल दो, कोसिक्स और सैक्रल से आए। ये फाइबर्स मेडुला तक जाते हैं, नीचे से शुरू हुए, जन्म लिए और कहां तक जा रहे हैं? मेडुला तक जा रहे हैं। वहां पर न्यूक्लियस, लेकिन फिर वहां न्यूक्लियस कोई है ना, न्यूक्लियस माने केंद्र, जहां न्यूक्लियस माने कौन है, क्या है न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस वहां पर सेल बॉडी, न्यूक्लियस माने सेल बॉडी कोई पड़ी है। तो न्यूक्लियस हमेशा सेल बॉडी समझिए। सेल बॉडी माने एक और तरीका हम कह सकते हैं व्हाइट मैटर, और दूसरा है ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर है। तो न्यूक्लियस ग्रेसिलस में जाकर समाप्त हो जाते हैं, फिर ये मेडुला में जाकर खत्म हो गए। अब ये सूचना बता रहा है कि कैसे हमारा फंक्शन करता है, इसलिए बात कर रहे हैं। ये फाइबर्स मेडुला तक जाते हैं, वहां पर न्यूक्लियस ग्रेसिलस में जाकर समाप्त हो जाते हैं। ये फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लंबाई मौजूद है। अब देखिए नीचे से शुरू हुआ है और मेडुला तक गया है, तो पूरी लंबाई हुई ना। तो ये न्यूक्लियस, ये फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लंबाई में मौजूद है। तो ये केवल कौन सा है? ग्रेसिलस। जो पहला वाला है जो नीचे से शुरू हुआ है और कोसिजियल से शुरू हुआ है, तो वो पूरी लंबाई मौजूद है क्योंकि मेडुला तक जाना है। दूसरा तरीका
ये सूचना देने का तरीका है, कैसे जाना है, कहां तक जाएंगे। दूसरा है फेसिकुलस क्यूनिएट्स, क्यूनिएट्स, क्यूनिएट्स क्या है, क्यूनिएटस जो भी कह लीजिए। ये थोरेसिक T6 से T1 और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है। तो T6 से ऊपर का, यानी T6 नीचे आया ना 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर से लेकर के ऊपर सर्वाइकल भी इसमें शामिल है। यहां सर्वाइकल भी इसमें शामिल है, तो सर्वाइकल से मिलकर बना है। कहां, थोरेसिक T6 सबसे नीचे आया, उसके ऊपर सर्वाइकल तक दोनों से मिलकर बना है। ये फाइबर्स T7 से नीचे नहीं होते, अंतर समझ लीजिए। पहला वाला तो नीचे से हुआ है, ये जो है नीचे ये तो केवल T6 से ऊपर होते हैं। तो ये फाइबर्स मेडुला स्थित न्यूक्लियस क्यूनिएट्स में जाकर समाप्त हो जाते हैं। ये क्यूनिएट्स में जाकर, क्यूनिटस जो भी कह लीजिए, क्यूनिटस में जाकर के समाप्त हो जाते हैं, मेडुला में ही खत्म होते हैं। नीचे से मतलब आपका थोरेसिक से शुरू हुआ, T6 से, और ऊपर तक गया और आदमी मेडुला में जाकर समाप्त हो गया। उपर्युक्त दोनों ट्रैक से निम्नलिखित संवेद मैसेज जाते हैं। क्या कौन कौन से मैसेज जाएंगे? फाइन टच। फाइन टच माने आप बिल्कुल बता सकते हो कि क्या है। फाइन टच माने बिल्कुल बता सकते हो कि ये टच कहां पर है, किस स्किन की किस भाग में है। दो स्पर्शों में अंतर, डिस्क्रिमिनेशन, आप दोनों उंगली रखिए और बता दीजिए कि भाई ये वाली छोटी, तो आप वहां पीठ में आप रखें तो बता सकें कि आपकी ये इंडेक्स फिंगर है कि मिडिल फिंगर है। अंग स्थिति ये प्रोसेप्शन, मतलब नहीं, प्रोपायोसेप्शन माने आप आंख बंद करें और हम बता सकें कि हमारा अंग कहां पर है, हमारा हाथ कहां पर है, हमारा हाथ टच कर रहा है जमीन पर कि हमारा हाथ आकाश में है, हवा में है, ये बता सकें। ये इसके इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आंख बंद करिए तो क्या आप मालूम नहीं होता कि मैं कहां बैठा हूं, आपको मालूम होता है। और न मालूम हो तो इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन हो तो ये उसको बता सकें कि हमारे में ये वाइब्रेशन हो रहा है। क्लियर? ये चीज फाइन टच बताता है कि टच एग्जैक्ट कहां पर हुआ है। इसे डिस्क्रिमिनेटिव टच भी कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेट करता है कि हमारा एक फिंगर में टच हुआ कि 2 फिंगर से टच हुआ कि पूरे हाथ का टच हुआ है। और अगर एक फिंगर है तो हमारी कौन सी उंगली होगी, ये भी बता सकता है। नॉर्मली 2 स्पर्शों में अंतर, अगर 2 उंगली से टच करें तो बता सकें कि दोनों उंगली के स्पर्श में क्या अंतर है, ये बता सकें ये 2 स्पर्शों का अंतर है। और प्रोप्रियोसेप्शन माने ये बता सकें कि स्पेस में हमारे हाथों, पांव और शरीर की स्थिति कहां पर है। वाइब्रेशन में क्या है, इसमें किसी वाइब्रेशनल इंस्ट्रूमेंट से आप टेस्ट करेंगे और ये आपको यूं टच किया और आप बताते हैं कि हाँ टच हमको महसूस हो रहा है, तो ये कहते हैं कि वाइब्रेशनल आपका मेजरमेंट है। फिर तीसरा हमारा है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो 3 सब ट्रैक्ट की बात आ रही है, तो ये है ना, इस तरह के 3-4 ट्रैक्ट हैं, इसमें 5-6 होंगे, ठीक। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इस ट्रैक्ट के फाइबर्स स्किन के रिसेप्टर से जन्म लेते हैं। स्किन से, हमेशा आप सोचे स्किन से लेगा या किसी जॉइंट से लेगा या किसी मसल से लेगा। तो स्किन के ये ट्रैक्ट्स के फाइबर्स स्किन के रिसेप्टर से जन्म लेंगे और स्पाइनल नर्व के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं। पहले पहुंचे तो हर सब पहुंचेगा, वो क्या जा रहे हैं, वो मिडल तो जा रहे थे, ये नहीं। फिर स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से, अब ये क्या करता है, स्पाइनोथैलेमिक का देखिएगा, इसके ये आए स्किन से जन्म लिए और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचे। और स्पाइनल कॉर्ड में हमने बताया था कि ऐसे बना हुआ है चित्र में, हॉर्न वाला याद है, जिसमें हॉर्न भी दिखाया गया था, 2 आगे भी 2 हॉर्न, 2 पीछे भी हॉर्न। फिर स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से कोई साइनेप बनाए। साइनेप माने कोई मिले, गले मिलना, समझिए, वहां साइनेप बना माने कोई इंटरसेप्ट, उसको इंफॉर्मेशन दिया, ट्रांसफर किया, साइनेप्स बनाया, उसको आए। जैसे मान लीजिए पहले जमाने में कोई युद्ध हुई तो एक जो चिट्ठी लेकर चला गया और उसने किसी 100 किलोमीटर गया
और 100 किलोमीटर जाकर के एक दूसरा जो मिला अश्वारोही, उसको उसने दिया चिट्ठी कि जाकर इस राजा को पहुंचा दो। वो दूसरी जगह गया, फिर पहुंचा दिया। तो ऐसे ही साइनेप्स वो भी तो हुआ कि गया, इंफॉर्मेशन दिया, इसने साइनेप्स बनाया। फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड वाला नर्व फाइबर मेडुला पोन्स मिड ब्रेन से होता है थैलेमस तक पहुंच, थैलेमिक लिखा हुआ है तो थैलेमस तक जाना है इसको। इस ट्रैक्ट को या इस नर्व को जाना है थैलेमस तक, लेकिन स्किन से जन्म लिया, एक और स्पाइनल कॉर्ड तक क्यों लाया, और स्पाइनल कॉर्ड में इसने साइनेप्स बना दिया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दिया, और इसके आगे स्पाइनल कॉर्ड वाला नर्व फाइबर फिर मेडुला में गया, फिर पोन्स, वही ऊपर से पहले मेडुला, फिर पोन्स, फिर मिड ब्रेन, फिर उसके बाद थैलेमस, यहां तक पहुंच गया। ठीक है, ये स्पाइनोथैलेमिक कहलाते हैं। अब ये क्या ले जाते हैं, ये निम्नलिखित संवेद मैसेज, संवेद माने संवेदना, कोई भी मैसेज जो भी है आपकी इंफॉर्मेशन, ये दर्द ले जाते हैं, दर्द, टेम्परेचर, कोर्स टच, यानी टच हुआ है मगर एग्जैक्ट किस स्थान पर हुआ नहीं बता सकते, ये कोर्स टच ले जाता है। ये जो है कोर्स दर्द ले जाएगा, टेम्परेचर ले जाएगा, कोर्स टच ले जाएगा, बता तो है टच हुआ है लेकिन कहां हुआ है नहीं बता सकते। इसमें शरीर के दाएं भाग के सेंसेशन अपोजिट साइड में जाते हैं। राइट वाले जो इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट में चली गई, लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट वाली इंफॉर्मेशन राइट की तरफ चली गई, कंट्रालैटरल। ठीक है, समझ गए। तो ये वाला 3 जाएंगे, दर्द के, टेम्परेचर के और कोर्स टच के ले जाएंगे, एग्जैक्ट टच वाले नहीं, फाइन टच वाले नहीं, कोर्स टच के ले जाएंगे। फाइन टच वाला तो वो था पहले। चौथा क्या है, स्पाइनो सेरेबुलर ट्रैक्ट। अब यहां समझिए, स्पाइनो माने स्पाइन, सेरेबुलर माने सेरेब्रम, नहीं सेरेबेलर, सेरेबेलर नहीं तो सेरेबेलम, स्पाइनो सेरेबेलम तक जाएगा, तो सेरेबेलर इसलिए कह दिया गया सेरेबेलम, तो सेरेबेलम से सेरेबेलम तक जाएगा। वहां क्या था, थैलेमस तक जा रहा था, ये सेरेबेलम तक जा रहा है। इसके फाइबर भी त्वचा स्थित रिसेप्टर्स जन्म लेंगे, ज्वाइंट से, टेंडन से, मसल्स के फाइबर भी शामिल होंगे। इसमें ज्वाइंट्स के, टेंडन्स के, मसल्स के फाइबर भी शामिल होंगे इसमें। और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में निम्नलिखित अंतर है। अब देखिए क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। थैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर त्वचा के रिसेप्टर से जन्म लेते हैं, इसमें ज्वाइंट्स और मसल्स और टेंडन्स के फाइबर शामिल नहीं है थैलेमिक में। लेकिन सेरेबेलर ट्रैक्ट में त्वचा से जन्म लेंगे, लेकिन त्वचा के अतिरिक्त मसल, टेंडन और ज्वाइंट्स के फाइबर भी शामिल होंगे। तो थैलेमिक ट्रैक्ट से सेरेबेलर ट्रैक्ट जो है अधिक इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें मसल्स वाले टेंडन भी आएंगे, इसका एरिया दायरा बढ़ गया। फिर क्या होगा, थैलेमिक ट्रैक्ट से त्वचा के रिसेप्टर से जन्मे फाइबर्स मेडुला तक जाते हैं। वहां थैलेमिक ट्रैक्ट वाले जो अभी बताए थे वो मेडुला तक जाते हैं, वहां साइनेप्स बनाने के बाद आगे मेडुला से फाइबर थैलेमस तक जाते हैं। ये थैलेमिक ट्रैक्ट वाले हैं कि वो मेडुला तक गए और मेडुला में उन्होंने फिर साइनेप्स बनाया और फिर वो थैलेमस तक गए। इसके क्या है, सेरेबेलर ट्रैक्ट के फाइबर क्या होगा, त्वचा, टेंडन्स, मसल्स, ज्वाइंट से जन्मे फाइबर्स भी मेडुला में साइनेप्स बनाते हैं और फिर मेडुला से फाइबर्स सेरेबेलम तक जाते हैं। तो दोनों दशाओं में है, जाएंगे मेडुला में अपनी साइनेप्स बनाएंगे और वहां बनाने के बाद ये फिर आगे जाकर के कहा चले जाएंगे, फिर सेरेबेलम, और वो चला जाएगा थैलेमस में। थैलेमिक ट्रैक्ट में थैलेमिक ट्रैक्ट में शरीर के उल्टे भाग, अपोजिट साइड के इंपल्सेस ही शरीर में जाते हैं, यानी थैलेमस में जाते हैं। वहां हम लोगों ने देखा था ना कि शरीर के बाएं भाग के दाईं तरफ चले गए और दाएं वाले बाईं तरफ चले गए। सेरेबेलम ट्रैक्ट में शरीर के उल्टे भाग, अपोजिट साइड के इंपल्स तो शरीर में यानी सेरेबेलम में जाते हैं, इसके अतिरिक्त सेम साइड के भी आंशिक इंपल्स भी जाते हैं। यानी उसमें तो अपोजिट साइड में जा रहे थे, लेकिन सेरेबेलर ट्रैक्ट में अपोजिट में तो जाएंगे ही, लेकिन कुछ इसमें उसी साइड के भी चले जाएंगे। ये सेरेबेलम की बात है, ये थोड़ा सा अंतर है। इसमें पोस्चर,
बॉडी बैलेंस व ज्वाइंट मूवमेंट पता चलता है। अब इसमें सेरेबेलम है इसलिए बॉडी बैलेंस की बात करता है। पांचवा है स्पाइनो टेक्टल ट्रैक्ट्स। अब टेक्टल जो है मिड ब्रेन से संबंधित होता है, समझ लीजिए। स्किन से मसल से ज्वाइंट से पैदा होकर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए इंपल्सेस यानी संवेद मिड ब्रेन तक पहुंचते हैं। टेक्टल माने मिड ब्रेन, टेक्टल मिड ब्रेन का पार्ट है। तो स्पाइनो माने स्पाइन और टेक्टल माने मिड ब्रेन, तो टेक्टल तक जाएंगे उसके ट्रैक्ट है। तो कह रहा है स्किन से मसल से ज्वाइंट से पैदा होंगे और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए इंपल्सेस मिड ब्रेन तक पहुंचते हैं। ये वास्तव में मिड ब्रेन का भाग है, टेक्टल को मिड ब्रेन का भाग है। इससे पता क्या चलेगा? स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स, स्पाइन का विजुअल देखने का हुआ, विजुअल प्रोटेक्शन है तो पलक झपकाना। आपको तुरंत कोई आदमी आ गए तुरंत पलक झपकी जाती है। लाइट कम आने, लाइट अधिक आने, दूर की वस्तु देखने के लिए कंट्रोल करना, ये स्पाइन का विजुअल रिफ्लेक्स है। तो इसलिए इसको टेक्टल में हो गया। ये तो हमारे हो गए सेंसरी वाले हुए, जो सेंस नीचे से इंफॉर्मेशन लेकर के ऊपर तक जाते हैं, जिसको हम लोग सेंसरी मार्ग कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं डाउन टू टॉप मूवमेंट, और हम इसको भी कह सकते हैं कि हम एफरेंट बोलते हैं ना, AFFERENT, एफरेंट नर्व। क्लियर? अब हम लोग मोटर नर्व की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा ये समझना थोड़ा सा कठिन है। एक बार जब पढ़ेंगे, दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी होने लगेगी कि ये ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है, क्योंकि हम इसको जानना जरूरी कि हम लोग कैसे काम करें। तो मोटर ट्रैक्ट माने जो मोटर वहां से, मोटर माने समझ गया ना, मोटर माने जो इंफॉर्मेशन जब गई और वहां से इंफॉर्मेशन उसने शुरू किया, और तो मोटर ट्रैक्ट हम बात कर रहे हैं। ये दो प्रकार के होंगे, एक पिरामिडल और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल। बस एक पिरामिडल एक कह दिया तो दूसरे को एक्स्ट्रा कह दिया हम लोगों ने। पहले को पिरामिडल कहा तो दूसरा एक्स्ट्रा पिरामिडल, जो पिरामिडल उससे अलग। तो पिरामिडल या पिरामिडल को एक और कहा गया, इसको नाम दिया गया कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। कॉर्टेक्स क्या है हम लोग का? कॉर्टेक्स हमारा सबसे ऊपर टॉप पर है, चारों तरफ टॉप पर है, ऊपर की तरफ और बाहरी तरफ है, तो कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि यह इसमें न्यूक्लियस के जो ऊपर हमारे डेंड्राइट्स हैं और हमारे सेल बॉडी है वो हमारे हैं, तो वो कॉर्टेक्स। तो इस पिरामिडल को हम लोग कॉर्टिको स्पाइनल भी कहते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल का हम लोग मानते हैं कि कॉर्टेक्स का है और स्पाइनल, यानी कॉर्टेक्स और स्पाइनल के बीच में संबंध की बात कर रहा है। इस ट्रैक्ट के फाइबर्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अब सेरेब्रम की बात हो रही है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्थित पिरामिड के आकार के न्यूरॉन्स के एक्सॉन हैं। अब हम लोग चूंकि ये ट्रैक्ट हमारा एक्सॉन की बात कर रहे हैं, तो एक्सॉन तो है, लेकिन पिरामिड के जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स की आकृति पिरामिडल है, पिरामिड की तरह है। ठीक है, पिरामिड आपने देखा होगा तो पिरामिड के आकार के हैं, तो वो हम पिरामिड के आकार के न्यूरॉन्स के एक्सॉन हैं, तो इसलिए इनको पिरामिडल ट्रैक्ट कह दिया गया। ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला से अब ऊपर से नीचे आ रही है, ये तो ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो पिरामिडल आकार के न्यूरॉन हैं, उनके ये एक्सॉन है, तो इसलिए इनको पिरामिडल कह दिया गया ट्रैक्ट। मिड ब्रेन से पहले वहां से आएगा, मिड ब्रेन में आएगा, मिड ब्रेन से पोन्स में आएगा, पोन्स से मेडुला में आएगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। इनका 65 से 70% भाग मेडुला स्तर से ही दूसरी तरफ क्रॉस करके चला जाता है, ये याद रखिएगा। इस ट्रैक्ट के आदेश आया तो बाईं तरफ का आदेश दिया, तो 65 से 70% भाग, पूरी बात नहीं कह रहे कि 70%, लगभग 65-70% भाग मेडुला स्तर से यूं हुआ, यूं चला गया और दूसरी तरफ चला गया। शेष 30 से 35% भाग उसी ओर के स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा।
यानी कोई मोटर नर्व जो भी आ रही है पिरामिडल वाली, तो जो आदेश आ रहा है वो केवल एक पक्ष को प्रभावित नहीं करता, वो दूसरे पक्ष को भी प्रभावित करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह समझना ऐसे है, एक आदेश आया ऊपर से, उसने यहां से क्रॉस किया और क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच गया, लेकिन 70% केवल गया, 30% उसी तरफ रह गया। तो यानी अगर कोई आया लेफ्ट ब्रेन से और राइट हाथ को प्रभावित कर रहा है, तो प्रभावित तो किया उसने, लेकिन 65% वाले ही आए इसमें, 30% वाले तो यहीं रह गए लेफ्ट में, तो लेफ्ट भी प्रभावित हुआ। इसलिए जो हम लोग कभी कभी कहते हैं कि ब्रेन का ट्रीटमेंट या हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट दोनों तरफ करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि कोई ऑर्डर आया तो हम लोग दोनों तरफ प्रभावित है तो दोनों तरफ कर दीजिए, ये हम लोग मानते हैं नॉर्मली। इस अवधारणा को भी ध्यान में रखिए। उस शेष 30% भाग उसी ओर के स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर वहां से ये स्पाइनल नर्व के माध्यम से, अब ये स्पाइन तक आ गए तो स्पाइनल नर्व के माध्यम से गए, वहां से स्पाइनल नर्व के माध्यम से शरीर के ऑर्गन्स और मसल्स को इनर्वेट करते हैं। तो जो प्रभावित करने का नाम है, हम अब किस एरिया को प्रभावित कर रहे हैं उसको हम लोग इनर्वेशन बोलते हैं। ये हमारी वहां की बायोलॉजिकल लैंग्वेज है, साइंस की लैंग्वेज में। इस ट्रैक्ट का संबंध निम्नलिखित क्रेनियल नर्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से क्रेनियल नर्व? इसका संबंध किससे है? ओल्फैक्टरी से, ऑप्टिक से, ट्राइजेमिनल से, फेशियल से, वेस्टिबुलोकॉक्लियर से, ग्लॉसोफेरेंजियल से, वेगस से, एक्सेसरी से और हाइपोग्लोसल से। बस दो या तीन, चौथा नहीं है और सातवां नहीं, बस सातवां है, छठवां सातवां है, आठवां भी, नौवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो तीन का नहीं है, 3 नहीं है इसमें। ठीक है, तो 3 का संबंध नहीं है, लेकिन 3 को छोड़ करके शेष सबसे इसका है। तो इसका मतलब, इसके महत्व तो समझ जाइए। कार्य क्या है? समस्त बोन मसल्स की गतिविधि को नियंत्रित करके संबंधित बोन ज्वाइंट्स में गति उत्पन्न करना। ये क्या हुआ, आए वहां से और इनको क्या करना है, बोन और मसल्स दोनों, उनकी जो बोन मसल्स माने दोनों के बीच में ज्वाइंट है, उनमें गतिविधि को नियंत्रित करेगा और फिर उनमें गति उत्पन्न करेगा। आप काम करिए, काम करने के लिए वहां से आया कि आप दौड़िए, आप बैठ जाइए, आप उठ जाइए, ये जो बताने का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा हुआ एक्स्ट्रा पिरामिडल, यानी एक्स्ट्रा, इसके 2-3 हैं भाग। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो पिरामिड आकार के नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। ये पिरामिडल न्यूरॉन से भिन्न न्यूरॉन से जन्म लेते हैं। तो जो ऊपर कॉर्टेक्स में हमारे पिरामिडल स्ट्रक्चर है और कुछ हमारे पिरामिडल स्ट्रक्चर नहीं है न्यूरॉन के, जो नहीं है उनकी बात है। ये कुल 6 है, इनको भी बताया गया 6 है। ये क्या है? पहला क्या है? कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। कॉर्टिको माने कॉर्टेक्स, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। इसके न्यूरॉन्स पिरामिडल ट्रैक्ट न्यूरॉन्स के पास ही स्थित हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है। वो पिरामिडल ट्रैक्ट के जो न्यूरॉन है उन्हीं के पास में स्थित है। ये एरिया नंबर 3, 1, 2, 6 से निकलते हैं। ये हम लोगों ने एरिया ब्रेन का क्या किया, ब्रेन के सारे एरिया को उन्होंने डिफाइन कर दिया, एक नॉमेनक्लेचर दे दिया, ताकि ये उनको याद रहे कि ये 3 नंबर है। तो उन्होंने सब आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे आप कहते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं या इस घर में रहते हैं, तो आपने घर बता दिया, तो ये सब लोगों को मालूम करने में आसानी होती है कि ये हमारे तिवारी जी यहाँ के रहने वाले हैं। तो ये मालूम है। श्रवण कुमार जी हम कहते हैं लखनऊ में रहने वाले हैं, और फिर हम बता देंगे कि लखनऊ में इस जगह के रहने वाले हैं, या कहेंगे रेलवे स्टेशन के पास, तो आपको मालूम हो गया। अदरवाइज तो आप कहते हैं कि भाई कहाँ के हैं। तो वैसे ही 3, 1, 2, 6, ये 3, 1 जो है मोटर कॉर्टेक्स के एरिया के नंबर है, तो वही 6 यहां से निकलते हैं। इसके एक्सॉन पिरामिडल ट्रैक्ट में ही समाहित हो जाते हैं।
निकले, लेकिन वो जो पिरामिडल था बगल वाला उसी से समाहित हो गए। ये ट्रैक्ट सीधे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाता, सीधे नहीं गया, निकला तो जरूर लेकिन फिर वहीं मिल गया, है ना। ये उनको लगा कि भाई हमारा जाने से कोई फायदा नहीं है, हम इन्हीं से मिल जाएं ताकि प्रभावित कर दें, तो ये भी प्रभावित कर रहे हैं वहां जाकर के। कार्य क्या है? पिरामिडल ट्रैक्ट जो कार्य करता है अर्थात ज्वाइंट मूवमेंट करता है, उसमें ये भी सहभागी हो जाता है। इसका इनर्वेशन लैरिंग्स, फेरिंग्स, पैलेट, फेस, जॉ, आईज में होता है। तो वहां तो हम पूरी बता चुके हैं कि हमारे उस ट्रैक्ट के बताया ना कि यहाँ करते हैं ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी को, ऑप्टिक को, ट्राइजेमिनल को, फेशियल को, वेस्टिबुलो कॉक्लियर को, ग्लॉसोफेरेंजियल को, वेगस को, एक्सेसरी हाइपोग्लोस, सबको तो प्रभावित कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये भी उसी में हाथ, इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, हम भी इन्हीं से मिल जाते हैं, तो जब इनसे मिल जाएंगे तो वही काम करेंगे जो ज्वाइंट मूवमेंट करा रहा है वो, उसमें ये भी सहभागी हो जाते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं? इनर्वेशन एरिया, ये लैरिंग्स वाला जो होगा तो उसमें सहभागी है, फेरिंग्स में हो सहभागी हैं, पैलेट में तालू में सहभागी हैं, चेहरे में है, जॉ में है, आईज में है, सहभागी हैं। तो दोनों यहाँ दोनों प्रभावित कर रहे हैं। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रो यानी लाल, रूब्रो का अर्थ होता है लाल, यानी मिड ब्रेन में स्थित दो अंडाकार, अब ये मिड ब्रेन का है, मिड ब्रेन में स्थित दो अंडाकार ओवल शेप्ड लाल न्यूरॉन से निकले एक्सॉन से ही निर्मित है। रूब्रो इसलिए कह दिया गया कि देखा गया कि लाल लाल रंग का है, तो यानी लाल मिड ब्रेन में स्थित दो अंडाकार ओवल शेप्ड लाल न्यूरॉन्स। अब वहां पर पिरामिडल ट्रैक्ट थे, यानी पिरामिड के आकार के न्यूरॉन थे। ये कह रहे हैं ना, न्यूरॉन्स इसके ओवल शेप्ड है, स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर ओवल शेप्ड है, लाल रंग लाल है, तो लाल न्यूरॉन से निकले एक्सॉन से ये निर्मित हो गया। ये भी स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, जाएगा तो भाई एक्चुअली नीचे जाएगा, इंफॉर्मेशन तो वही देने हैं, और पिरामिडल ट्रैक्ट के करीब रहता है, ये वहां पर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, इस पिरामिडल ट्रैक्ट के करीब रहेगा, मिलेगा नहीं, वो तो मिल गया। दूसरा वाला देखिए, ये तो मिल गया, इसने कहा हम सब कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, ये उसे मिल गया। अब मिलने में हम कहा कि हम भी आप जो आप काम करेंगे थोड़ा बहुत हम भी आपको सहयोग देंगे, तो इसने दे दिया, लेकिन ये नहीं मिला ना, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट नहीं मिला, ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा लेकिन और पिरामिडल ट्रैक्ट के करीब भी रहेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। इसकी अपनी आइडेंटिटी सुरक्षित रखा इसने, लेकिन इसका काम क्या है? मांसाहारी जानवरों की चालाकी हमला करने में। जो चालाकी आप देखते हो कि कैसे चालाकी करते, तो इसी ट्रैक्ट की वजह से है। अगर ये ट्रैक्ट किसी तरह परिवर्तित कर दिया जाए तो जो मांसाहारी जानवर हैं इनकी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। अगर चेंज करने हम इस स्पाइनल ट्रैक्ट में साइंस रिसर्च करके और कुछ ऐसा परिवर्तन करके कि शेर है और उसके इसी ट्रैक्ट में परिवर्तन कर दें तो वो चालाकी नहीं कर पाएगा, नहीं तो अभी वो झुकेगा, देखेगा, फिर उछल के आक्रमण कर देगा। ये जो चालाकी से हमला करने की है ये, या रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट को किसी व्यक्ति के, किसी मानव शरीर में अगर परिवर्तन कर दिया जाए स्पाइनल ट्रैक्ट को उसी तरह, तो वो मांसाहारी जानवरों की तरह चालाकी भरा व्यवहार करने लगेगा, या इस ट्रैक्ट की अधिकता हो तो चालाकी भरा व्यवहार करने में सहायक होगा, सक्षम होगा। फिर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, तो वेस्टिबुलो हम समझ रहे हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस कान के पास कहेंगे, तो वो स्पाइनल ट्रैक्ट की बात है। पोन्स और मेडुला के जंक्शन में 3 प्रकार के न्यूरॉन्स हैं। अब बात आ गई और नीचे, मिड ब्रेन से पोन्स में आ गए। पोन्स और मेडुला का जंक्शन जहां दोनों मिलते हैं वहां के जंक्शन में 3 प्रकार के न्यूरॉन है, एक सुपीरियर है, एक मीडियल है, लेटरल। यानी सुपीरियर माने ऊपर वाला, मीडियल माने बीच वाला, लेटरल माने साइड वाला, ठीक है। इसके अतिरिक्त वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है, चारों मिलकर। इसके अतिरिक्त वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी है, तो न्यूरॉन्स है और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी है, उस चारों मिलकर ट्रैक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीरियर डिवीजन। अब 3 डिवीजन बना दिया, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 2 बनाते हैं। ये निम्नलिखित है,
ये चारों मिलकर ट्रैक्ट बनाते हैं। ये चारों मिल गए और इन्होंने ट्रैक्ट बना दिया, दो तरह के ट्रैक्ट बनाया। एक एंटीरियर डिवीजन, वो सुपीरियर और मीडियल से निर्मित है, जो सुपीरियर बना और मीडियल, सुपीरियर माने ऊपर वाला और मीडियल माने बीच वाला, उनसे निर्मित है। और लेटरल माने जो साइड वाला है, और लेटरल और इंफीरियर से निर्मित है। नीचे भी तो कुछ होगा, तो लेटरल इंफीरियर से निर्मित है। दोनों यूनाइट होकर स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं, दोनों यूनाइट हो गए और फिर चले गए नीचे। क्या करेंगे? तो लेटरल डिवीजन वाला क्या करेगा? स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन करेगा। स्पाइनल जो आपको देते तुरंत, आपको रिफ्लेक्स एक्शन माने तुरंत आप हटा लेते हैं हाथ, और स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन करेगा। हाथों में मसल टोन बढ़ाना, हाथों में ताकत या मसल टोन, या आगे पीछे करने की, उठाने की, ये मसल टोन। एंटीरियर डिवीजन माने जो सामने वाला डिवीजन, लेटरल माने साइड वाला, एंटीरियर माने सामने वाला। रिफ्लेक्स एक्शन, नोजिया, वोमिटिंग, पर्सपिरेशन, आई एंड नेक मूवमेंट का इंटीग्रेशन, जो एंटीरियर डिवीजन सामने वाला है ये करेगा। तो ये उसके कार्य होंगे। फिर टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टो समझो, टेक्टो माने अभी कहा था मिड ब्रेन, तो टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट ब्रेन स्टेम का एक भाग मिड ब्रेन है। हम लोगों ने पढ़ा है ब्रेन स्टेम के 3 भाग, नीचे मेडुला, ऊपर बीच में पोन्स, ऊपर मिड ब्रेन। ठीक, तो ब्रेन स्टेम का एक भाग मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का एक भाग टेक्टम है। टेक्टाइल, टेक्टो, ये सब दूसरे नाम है। इसी में 2 समूह सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलाई होते हैं। आपने, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलाई होते हैं। दोनों के एक्सॉन क्रॉस करके, दोनों के एक्सॉन क्या करते हैं, क्रॉस अपोजिट साइड में जाते हैं और फिर नीचे उतर कर मेडुला में जाते हैं। यही पहले क्रॉस कर दिए, ये क्या करते हैं, यही पहले क्रॉस कर दिए, यानी बाएं वाला दाएं हो गया और दाएं वाला बाएं हो गया। अभी ये मेडुला में, मेडुला से क्रॉस नहीं किए, पहले ही क्रॉस कर चुके, मेडुला के पहले ही क्रॉस कर चुके। समझ रहे हैं ना? तो यानी जो दाएं से आया वो बाएं में मेडुला के पहले ही पहुंच गया, और जब मेडुला से उतरा तो फिर अपनी जगह पर रहा, वही कोई नहीं। कार्य क्या है? विजुओ स्पाइनल रिफ्लेक्स, अर्थात आई और सर के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन। सर, आई, आपने देखा, किसी ने कहा कि आपका नाम लिया कि श्रवण जी, तो आपका तुरंत आपका सर भी घूमा और आई भी घूमी। तो क्यों? क्योंकि आपने मूवमेंट देखा, सुना आवाज को, तो सर मूवमेंट किया और आई भी मूवमेंट हुई। ऐसा नहीं हुआ कि कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन कमी है तो ये इस ट्रैक्ट की कमी हो जाएगी। ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स, यानी कानों में सुनकर गर्दन का मूवमेंट आपका कोऑर्डिनेशन हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि दाहिने से, अगर उसने दाहिने कान से सुना तो आप बाएं तरफ घुमा लें, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली आपको दाहिने तरफ घुसेगा। तो ये जो रिफ्लेक्स है, आई का रिफ्लेक्स, कान का रिफ्लेक्स, सर का रिफ्लेक्स, ये एक कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। तो यानी ये हमारा सही है। लास्ट में है, और एक और है शायद, 6 होते हैं ना, ये 5वां है, ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट। एंटीरियर मेडुला में ओलिवरी न्यूक्लियस स्थित होता है। एंटीरियर मेडुला, मेडुला के जो सामने के भाग है उसमें ओलिवरी न्यूक्लियस, यह मेडुला और पोन्स के जंक्शन तक फैला है। कहां तक फैला है? मेडुला और पोन्स का जहां मिलते हैं, मिलान है वहां पर। इसका संबंध थैलेमस से है। पूरे फंक्शन अज्ञात हैं, अभी इस पर रिसर्च चल रही है और पूरे फंक्शन नहीं मालूम है। अंत में 6वां क्या है? रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। रेटिकुलर माने सिस्टम, माने समझिए कि रेटिकुलर आपका सुरक्षा से जिम्मेदार भी है, आपको सचेत करने के लिए भी जिम्मेदार है, ये वो। तो स्पाइनल ट्रैक्ट ब्रेन स्टेम की संपूर्ण लंबाई में मकड़ी के जाले की तरह एक जाल बिछा हुआ है। ये कॉर्टेक्स, थैलेमस या सेरेबेलम की तरह संरचना नहीं है, ये वाली न कॉर्टेक्स की तरह है, न थैलेमस या सेरेबेलम। ये एक फॉर्मेशन है, एक मैट्रिक्स की तरह है। ये कोई उस तरह की संरचना नहीं है उसमें, बल्कि ये मैट्रिक्स की तरह है। मैट्रिक्स माने बेस, और जिस पर की सारी चीज रहती है। जैसे जल है, जल मैट्रिक्स हो जाएगा, कोई चीज में है। इससे निकले हुए कुछ फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में उसी तरफ जाते हैं, परंतु कुछ क्रॉस करके विपरीत साइड में जाते हैं। तो यानी कुछ फाइबर्स तो उसी तरफ जाते हैं, कुछ फाइबर्स अलग अलग चले जाते हैं। ये कार्य क्या है? मांसपेशियों में तनाव रिफ्लेक्स का नियमन, जो हम लोग
कोई चीज उठा रहे हैं तो हम उठा सकते हैं, कोई रिफ्लेक्स होते हैं तुरंत वो कर सकते हैं। व्यक्ति को जागने सोने से संबंध प्रकृति के लिए उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि रेटिकुलो है, तो आपको सुरक्षा भी देता है लेकिन आपको सचेत भी करना चाहता है वो। अब दो चीजें जितना हो सकता है देख लेते हैं, जितना आपका हो सकता है उतना देख लेते हैं, और नहीं होगा तो फिर अगली बार करेंगे। बोलिए। ठीक है सुमन जी, सुशांत, हमारे बीच में तमाम लोग आ गए। अनिल शर्मा जी हैं, आ गए हैं, उनका स्वागत है। नहीं, मैडम शर्मा है शायद। अनिल शर्मा जी स्वागत है उनका। दिलीप गुप्ता जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। गरिमा बिष्ट मैडम हैं हमारे, उनका भी स्वागत है। हेमंत सिंह जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। प्रतिमा राय जी आ गए हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारी फैकल्टी भी है। शोभा गुप्ता मैडम आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। श्रवण कुमार जी हमारे बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका भी स्वागत है, लखनऊ से पधारे हुए हैं, वहीं ज्वाइन कर रहे हैं वहीं से। सुशांत नायक जी का, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी स्वागत है। उमा मिश्रा जी का स्वागत है मैडम का। और हमारे कमलेश कुमार तिवारी जी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारे सीनियर थेरेपिस्ट भी हैं और सीनियर हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करें जितना हो सकता है। यस सर। सर प्लीज गो। तो मोटर न्यूरॉन लेजन माने हम लोग क्षति। अब हम देखें कि भाई कोई प्रॉब्लम हमारे होती है तो यही से तो होगी भाई, जो हमारा कहने का ट्रैक्ट आ रहा है इसमें कोई लेजन माने क्षति, कोई भी इंजरी कोई भी है उसको लेजन बोलते हैं। सभी मोटर ट्रैक्ट्स या तो कॉर्टेक्स से जन्म लेते हैं या किसी न्यूक्लियस की नर्व सेल से जन्म लेते हैं। ये तो हम समझ गए, कॉर्टेक्स से जन्म लिया या कहीं न्यूक्लियस पड़ा हुआ है तो उसके नर्व सेल से जन्म लेंगे। इनका एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड में उतरता है, नीचे उतरेगा, ये व्हाइट मैटर कहे जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर ये नए नर्व कोशों से साइनेप्स करेंगे। ये क्या करते हैं, ऊपर आए, मोटर न्यूरॉन, ऊपर की बात करो, ऊपर आए, ये नर्व कोशों से साइनेप्स करें, माने उनसे उनको इंफॉर्मेशन दे दिया, जिनका एक्सॉन ग्रे मैटर यानी स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न पहुंचा। अब ये साइनेप्स किया तो उनका जो एक्सॉन है वो जाएगा कहां? हमेशा देखिए याद रखिएगा, कोई भी एक्सॉन जा करके कहां जाएगा, इंफॉर्मेशन किसको देगा? इंफॉर्मेशन देने के लिए एक ही जिम्मेदार है, लेने के लिए। सेल बॉडी में तीन वो है, एक सेल बॉडी हुआ, एक डेंड्राइट हुआ और एक एक्सॉन हुआ। तीन चीजें हैं। एक्सॉन हमेशा सूचना लेके जाएगा, किसी को देगा। किसको देगा? डेंड्राइट को। और डेंड्राइट को दे करके डेंड्राइट उसको तुरंत सेल को अंदर को न्यूक्लियस को दे देगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस को देगा तो अब न्यूक्लियस पा गया, अब वो फिर एक्सॉन के माध्यम से इसको ट्रांसफर करेगा। ये सिस्टम है। तो इनका जो भी कोई एक्सॉन आया वो स्पाइनल कॉर्ड में उतरा, उसने स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर साइनेप्स किया, और साइनेप्स किया तो अल्टीमेटली वहां भी तो जो भी कोई इंफॉर्मेशन लिया, लेने के बाद फिर उसका कोई एक्सॉन होगा, तो उसका एक्सॉन ग्रे मैटर यानी स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न पहुंचागा। इनका एक्सॉन पहुंचा, इंफॉर्मेशन लिया और अल्टीमेटली आपको ग्रे मैटर यानी स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा। अब स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर इस पूरे पथ यानी इस मार्ग को तय करने वाले न्यूरॉन्स अपर मोटर न्यूरॉन कहे जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए। ये थोड़ा सा, इसके दो भाग हुए। ऊपर वाला आया, आने के बाद वो ब्रेन से शुरू हुआ, किसी न्यूक्लियस से शुरू हुआ, ब्रेन के न्यूक्लियस शुरू हुआ, कॉर्टेक्स से शुरू हुआ, वो गया और उसने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, वो आदेश देना है, मोटर न्यूरॉन कोई आदेश देना जा रहा है, वो आदेश देने गया, जाएगा
तो वो किसी स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, नहीं नीचे उतरेगा, स्पाइनल कॉर्ड में गया, वहां उसने इंफॉर्मेशन अपनी ट्रांसफर कर दिया। ये जो मार्ग है इसको अपर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि अपर साइड में ही रहा, ये नीचे नहीं गया, शरीर तक नहीं गया, इसको अपर मोटर न्यूरॉन कहा जाएगा। अब क्या हुआ, अब याद करिए, मोटर न्यूरॉन यानी हमेशा एंटीरियर भाग में आएगा, किसके, स्पाइन के इंटीरियर में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर भाग में आएगा, क्योंकि ये तो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, कोई आदेश देने जा रहा है कि भाई ये आदेश दिया हुआ आप ये करिए। तो अब एंटीरियर हॉर्न में आया न्यूरॉन, तो एंटीरियर हॉर्न में आएगा ना, हॉर्न माने सींग, दो सींग की तरह होता है इसलिए हॉर्न कहा जाता है। तो अब एंटीरियर हॉर्न में आया न्यूरॉन एक नए न्यूरॉन से साइनेप्स करेगा, वो कहेगा भैया हमारी इंफॉर्मेशन आप ले लो, अब करेगा ना, तभी तो, फिर जिसका एक्सॉन स्पाइनल नर्व से होकर पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन में पहुंचेगा। एक फिर कोई चिट्ठी वाहक चला गया, उसने चिट्ठी लिया, लेने के बाद कहा भाई हम इसको दे जाकर के, इसको हम हार्ट को दे देंगे जाकर के, तो वो उस टिश्यू या ऑर्गन में प्रवेश करता है। इस पूरे पथ को तय करने वाले न्यूरॉन को लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। सामान्य भाषा में ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जो ट्रेवल होता है वो अपर मोटर न्यूरॉन, और स्पाइनल कॉर्ड से जो पेरिफेरी तक होता है वो लोअर मोटर न्यूरॉन। क्लियर, सरल है, लेकिन शब्द पूरा समझना चाहिए। इन दोनों न्यूरॉन्स में हुई क्षति, इंजरी, लेजन्स के परिणाम अलग अलग होंगे। अब लोअर मोटर न्यूरॉन यानी अगर स्पाइनल कॉर्ड से जो जा रही है उसमें कोई क्षति हुई तो क्या होगा। तो लोअर मोटर न्यूरॉन में लेजन वेंट्रल रूट फाइबर्स के कंप्लीट डिजनरेशन से लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होती है। वेंट्रल रूट माने सामना, वेंट्रल माने सामने वाला, रूट फाइबर्स में के कंप्लीट डिजनरेशन से, बोले कंप्लीट डिजनरेशन हो गया यानी वो नष्ट होने लगी, उसके सेल नष्ट होने लगे, तो क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस हो जाएगी। इन मतलब पूरा कंप्लीट, अगर ये वाला जो भी नर्व जा रही वो नर्व भी पूरी नष्ट हो गई तो नेचुरली पैरालिसिस है। इसे फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं, फ्लैसिड, लचीली, ठीक है। इसमें निम्नलिखित लक्षण होंगे। जब किसी मसल्स को इनरवेट करने वाली, जब किसी मसल को इनरवेट करती, मसल को जा रही ना अल्टीमेटली, ये जो इंफॉर्मेशन जा रही मोटर न्यूरॉन की वो किसी मसल को जाएगी, क्योंकि उसी को तो काम करना है, ज्वाइंट मूवमेंट करना है ना, दौड़ना है, भागना है, झपकाना है, कुछ भी करना है, तो मसल्स को जाएगी। को मसल को इनरवेट करने वाली सभी लोअर मोटर न्यूरॉन्स डिजेनरेट करेंगी। डिजेनरेशन माने नष्ट होना, तो मसल पैरालिसिस हो जाती है, वो मसल काम करना बंद कर देती है। अगर कुछ मोटर न्यूरॉन पूरी तरह डिजेनरेट नहीं होगी तो पैरालिसिस या पार्शियल पैरालिसिस होगी। अगर पूरी तरह से डैमेज हो गए तो पैरालिसिस, अगर पूरी तरह से डैमेज नहीं हुए, आंशिक हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एक है, हम तो सामान्य कहेंगे पार्शियल पैरालिसिस, अंग्रेजी भाषा शब्द है, लेकिन ये उन्होंने टेक्निकल जोड़ दिया, बायोलॉजिकल टर्म पैरालिसिस, PARESIS, पैरालिसिस। तो पैरालिसिस माने पार्शियल पैरालिसिस। अब मसल टोन या तो समाप्त हो गई, भाई टोनिंग माने आपका काम करने का आना चाहिए, मोड़ना, झुकाना, ये सब टोनिंग की, तो मसल टोन या तो समाप्त हो गई या कम हो जाएगी। तो चलिए, कोई पार्शियल हुआ, पार्शियल होगा, कंप्लीट होगा, दोनों में। इसे एटोनिया या हाइपोटोनिया कहेंगे। एटोनिया माने ए माने नो, टोनिया टोन नहीं है, या हाइपो माने कम टोन, हाइपो माने कम, टोनिया माने टोन, और ए माने नो। ए माने हमेशा जब भी कभी बायोलॉजिकल शब्द सुनिए, ए माने इट मीन्स नो, ए मीन्स नो, नो टोनिया, कोई टोन नहीं है। हाइपोटोनिया में कम टोन है। मसल जो पैरालाइज होंगी, अगर पैरालिसिस हो जाए, मतलब पैरालाइज्ड हो जाएंगी, वे नरम, शिथिल, लुंज पुंज फ्लैसिड होंगी, नरम होंगी,
शिथिल होंगी यूं, तो एक में तो तनाव खड़ा हो जाएगा, एक में तो ये वाली लोअर मोटर न्यूरॉन में सभी रिफ्लेक्सेस समाप्त हो जाएंगे। रिफ्लेक्सेस क्यों? रिफ्लेक्स माने क्या हुआ, वहां से कोई सूचना देने, रिफ्लेक्स ही नहीं होगा तो वो समाप्त हो जाएंगे। डीप टेंडन रिफ्लेक्स समाप्त हो जाएंगे। अब टेंडन तो जॉइंट के अंदर है कहीं, तो वो तो समाप्त होना ही है क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं रही उसको। सभी प्रभावित मसल्स की एट्रोफी होने लगेगी, दूसरे वालों को भी नहीं मिल पा रहा कोई, सभी मसल्स प्रभावित जितने मसल हैं वो एट्रोफी में, मसल को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है ब्रेन से, पावर तो वहीं से जनरेट हो रही है, वहां नहीं मिल तो एट्रोफी होने लगेगी। इसके रोग क्या होंगे? पोलियोमाइलाइटिस और प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस। तो पोलियोमाइलाइटिस इसी का बीमारी है। क्लियर? अब ये तो लोअर की बात थी, अब हम लोग अपर की बात कर रहे हैं। अभी लोअर की बात किया था, अब अपर की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले में। यहीं पर रोक दें क्या? बोलिए श्रवण जी, यही रोक दें? अपर मोटर से अगली बार से हम लोग शुरू करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि दो रह गए हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड के लीजन, बस दो चीजें हैं। तो ये वाला हमारा चैप्टर खत्म होकर के फिर हम लोग पोन्स, मिड ब्रेन यहाँ पर आ जाएंगे वहां पर, और फिर हमारा 2-3 और बाकी रह जाएगा। 2-3 उसमें हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ये ब्रेन हमारा समाप्त हो जाए। ये बताने का तरीका ये था, हम लोग क्यों विस्तार से बताना चाह रहे थे, ताकि इसी को समझना है आपको। ये सेमेस्टर 3 के लिए भी जरूरी है, सेमेस्टर 4 के लिए भी जरूरी है, और जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो चाहे सेमेस्टर 1 में हो, हमारे लिए सबके लिए जरूरी है। ये जानना जरूरी है, कुछ तो समझ में आए, ताकि उनके बेसिस पर कुछ हम अपने को कहीं कोई रिपोर्ट पढ़े तो समझ जाए कि भाई क्या हुआ होगा, और शब्दों का जो शब्द हैं वो भी शब्द समझ में आ जाए तो हम लोगों को अधिक आसानी होगी। किताब में तो लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जितनी बार हम लोग सुनेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार कुछ ना कुछ और समझ में आएगा। इसलिए यह चैप्टर जो है धीरे धीरे पढ़ाया गया और धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में अधिक आ जाए। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को, और इसलिए एनर्जी को ज्ञान किसी के पास नहीं है, हम लोग सब थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, क्योंकि सागर है, उससे ये जरूर, और उसको ट्रांसफर कर दीजिए, अपने तक सीमित मत रखिए, है ना। जैसे वृक्ष जो है ऑक्सीजन बना देते हैं, सबको दे देते हैं, भाई ले जाइए, वो स्टोर नहीं करते हैं कि हम कल देंगे, आज नहीं देंगे। अगर करने लगे कि एक दिन पूरे दिन कहेंगे हम ऑक्सीजन देंगे नहीं किसी को, हम स्टोर कर लेंगे, है ना, ऐसा कोई नहीं करता है, हम ही लोग करते हैं। पूरा स्टॉक में हो गया, हमने आप करें, हम नहीं देंगे। गरीब है, उसको 1 रुपया नहीं दें, क्यों दें? हमारे पास हमने कमाया है। तो वो वृक्ष भी तो कह सकता है कि हमने तो कमा लिया है, हमने कमाया, हमने बनाया, आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ इट, मैं नहीं दूंगा, स्टोर कर लूंगा। तो ये जो प्रकृति से सीखना है हमको, प्रकृति में अगर प्रकृति के साथ तादाद में रखेंगे तो यही नेचर है सर। प्रकृति माने जो उसके व्यवहार हो, वो व्यवहार हमारे में आना चाहिए। तो खेमका सर के सपने यही है कि हम लोग ईच वन रीच वन, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमको दूसरों को रीच वन, उसको जाइए, उसको बांटिए, और ईच वन ट्रीट वन, ट्रीटमेंट में करिए, और ईच वन टीच वन, उसको ज्ञान भी दीजिए। कोशिश करिए जितना आपको मालूम उतना दे दीजिए, वो किसी और को दे देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं नए चैप्टर के संदर्भ में। प्रणाम सर।